नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी लोकसभा की बची हुई सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर फैसला 8 मार्च को कर सकती है। 8 मार्च को बीजेपी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें ज्यादातर सीटों को फाइनल किया जाएगा। अगली लिस्ट कैसी होगी, किसका नाम होगा, किस सिटिंग एमपी का टिकट काटा जाएगा, इस पर विचार चल रहा है। बीजेपी जल्दी ही अलायंस पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार कर लेगी और इन सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र और बिहार में सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। दोनों राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक समीकरण बदले हैं, नए पार्टनर साथ आए हैं। मुंबई में होम मिनिस्टर अमित शाह महाराष्ट्र की सीटों पर बंटवारे पर विचार करेंगे। आज मुंबई में अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने भी एनसीपी के सीनियर नेताओं के साथ अपनी सीटों के बारे में चर्चा की, ताकि सीट शेयरिंग फाइनल करने के लिए बीजेपी से बात की जा सके। एकनाथ शिंदे अपनी डिमांड पहले ही रख चुके हैं। दूसरी तरफ आज पटना में बीजेपी की चुनाव समिति की मीटिंग हुई। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े को खासतौर पर पटना भेजा गया है। नीतीश कुमार के साथ सीटों के बंटवारे पर फाइनल बात करने से पहले विनोद तावड़े ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ डिटेल में चर्चा की। जिन सीटों पर बीजेपी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, उनमें कहां उम्मीदवार को रिपीट करना है, कहां उम्मीदवार को बदला जाना है, कौन सी सीटें गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए छोड़नी है, इन सारे सवालों पर विचार करके प्रदेश चुनाव समिति अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। आज यह भी पता चला कि नीतीश कुमार 2 दिन बाद 7 मार्च को 5 दिन के लिए लंदन जा रहे हैं। इसलिए कोशिश की जा रही कि उससे पहले उनके साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल कर ली जाए। हालांकि विनोद तावड़े दिल्ली से ही ग्राउंड वर्क करके पार्टी हाईकमान के निर्देश के साथ पटना पहुंचे हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बिहार यूनिट जो रिपोर्ट भेजेगी, उसके आधार पर फैसला करना मुश्किल नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर से बिहार जाएंगे। वो बेतिया में एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी के कैंपेन से बिहार में माहौल बदल रहा है। बिहार में बीजेपी की रणनीति क्या होगी, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और बीजेपी के किन किन सिटिंग एमपीज के टिकट कट सकते हैं, इसके बारे में इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो सीधे बिना देर के देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, पटना में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला हुआ, आपको क्या पता चला और आप क्या बता सकते हैं? राजा जी, अब से थोड़ी देर पहले वो जो बैठक खत्म हुई, तकरीबन 1.5 घंटे तक वो बैठक चली है। बिहार प्रदेश बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक थी, उसमें क्या किया गया कि बीजेपी की अभी जो 17 सिटिंग सीटें हैं, उन 17 सिटिंग सीटों पर नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। यानी कि प्रदेश चुनाव समिति ने अपनी तरफ से जो मौजूदा 17 सीटें हैं, उन पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। हालांकि ये 17 सीटें ही अंतिम इस रूप में नहीं रहेंगी कि अभी बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों के बीच बातचीत चल रही है कुछ सीटों के एक्सचेंज को लेकर। उदाहरण के तौर पे बात कर लें तो बीजेपी ये चाहती है कि सिवान की सीट उसे मिल जाए जो अभी जेडीयू के पास है, पिछली बार गठबंधन में जेडीयू के पास थी, और महाराजगंज की सीट जो कि बीजेपी के पास है वो बदले में दे सकती है। और सिवान और महाराजगंज दोनों सटी हुई लोकसभा के क्षेत्र हैं। उसी तरह शिवहर और सीतामढ़ी की सीट अभी जेडीयू के पास है, वो बीजेपी चाहती है, और शिवहर की सीट वो जेडीयू को दे सकती है। गया की सीट जो कि अभी जेडीयू के पास है, वो जीतन राम मांझी की पार्टी हमको देना होगा। कराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो एक सीट जेडीयू को छोड़ना होगा। नवादा की सीट जो कि एलजेपी के पास है, वो बीजेपी चाहती है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं सीट एक्सचेंज को लेके, बस वो होना बाकी है। अन्यथा कुछ चीज़ें तय कर ली गई हैं। जो मोटा फॉर्मूला है वो लगभग तय कर लिया गया है और उसके तहत लगभग 17 सीटें बीजेपी लड़ेगी, 1-2 सीट कम उससे जेडीयू रहेगी, 4 से 5 सीट एलजेपी के लिए और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 जीतन राम मांझी। यानी कि एलजेपी को जो सीटें कम होनी है पिछली बार चुनाव से, पिछली बार 6 सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ी थी, तो उनमें जो कम होनी है वो जेडीयू के खाते से एडजस्ट किया जाएगा। और एक फीलिंग बिहार बीजेपी के नेताओं में है कि 1 सीट ही सही, जेडीयू से 1 सीट हमें ज़्यादा लड़ना चाहिए। यानी कि लोकसभा चुनाव में बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी को होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं। बिहार प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के साथ सारी बातचीत कर लिया गया है और अब दिल्ली में जब बैठक होगी तो उसमें फाइनल मुहर लगेगा। गठबंधन के फॉर्मूले को भी दिल्ली में ही अंतिम स्वरूप दिया जाएगा। मोटे तौर पे खाका तैयार कर लिया गया है। रजत जी, देवेंद्र, एलजेपी को लेकर के
जरूर प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहां दो दो गुट हैं। जी रजा जी, इसमें दो समस्या थी। पहली बात तो ये कि उन दोनों गुटों को एडजस्ट करना, दूसरी संख्या को लेकर। पिछली बार एलजेपी 6 सीटों पे थी, उसमें उसे कम करने को कहा गया। सोर्सेस का ये कहना है कि चिराग पासवान ने हमेशा से ये कहा था कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में फिर से आ रहे हैं तो उन्हें तो दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनकी अपनी 6 लोकसभा सीटें मिल जाए। वो मिलता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी एक बड़ी समस्या थी कि हाजीपुर की जो सीट पशुपतिनाथ पारस, वो सीट जो कि अभी सांसद वो चाह रहे थे रिटेन करना, चिराग पासवान ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। सोर्सेज हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि चिराग पासवान को ही हाजीपुर दिया जाएगा, पशुपति पारस को ये समझाया जाएगा कि आपको राज्यसभा बाद में भेज दिया जाएगा और इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। एलजेपी की जो सीटें होंगी वो दोनों मिलाकर होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। रजा जी, और जीतनराम मांझी मांझी के लिए एक सीट, गया की सीट, जो कि अभी मौजूदा समय में जेडीयू के पास है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने वो सीट जेडीयू को दी थी और अब जेडीयू उसे जीतनराम मांझी की पार्टी यानी कि हमको दे दिया जाएगा। और वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक सीट छोड़ी जाएगी, वो काराकाट की सीट होगी। उपेंद्र कुशवाहा के पास एक और कैंडिडेट हैं, लेकिन उसमें बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी के सिंबल पर उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथ ही साथ बीजेपी अपनी जो मौजूदा जातीय संरचना है उसमें भी थोड़ा फेरबदल करना चाहती है और जातियों का संयोजन इस प्रकार से करना चाहती है कि एक बैलेंस स्वरूप ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आए। तो देवेंद्र, आज ऐसा दिन है कि जब हम कुछ बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम डिस्कस कर लें या इसको किसी और दिन के लिए छोड़ें? और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी और दिन के लिए छोड़ना इस लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा कि जेडीयू के बहुत सारे उम्मीदवार अभी तय नहीं हुए हैं। जेडीयू बीजेपी के तो अधिकांश उम्मीदवार तय हैं और 17 पे तो ऑलरेडी पैनल बन ही गया है। बीजेपी जेडीयू के लिहाज से अभी कुछ उम्मीदवारों का नाम तय नहीं है, तो उसको एक दिन डिस्कस किया जा सकता है जब एक साथ एनडीए के उम्मीदवारों का नाम तय किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी की। जो आपने जानकारी दी है देवेंद्र, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे एक तस्वीर कम से कम किस तरह का एनडीए का अलायंस होगा बिहार में, ये जरूर साफ हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मोदी विरोधी मोर्चे ने बीजेपी को चैलेंज करने की सबसे ज्यादा तैयारी की थी। आपको याद होगा, शुरुआती दौर में लालू, नीतीश, कांग्रेस और लेफ्ट का मोर्चा काफी ताकतवर दिखाई दे रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने पलटी मारी, बिहार में इंडिया अलायंस बिखर गया। लेकिन बीजेपी अभी भी बिहार की चुनौती को काफी गंभीरता से ले रही है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में बिहार में एनडीए को 35 और इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा। इसमें से अंदाजा यह है कि बीजेपी 17 सीटों पर जीत सकती है। इसी तरह महाराष्ट्र में, जिस पर आज चर्चा हो रही है, मोदी विरोधी मोर्चे का चैलेंज काफी बड़ा है, लेकिन अजित पवार के साथ आने के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में काफी ताकत मिली है। बिहार की तरह महाराष्ट्र भी एक बड़ा राज्य है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 में से बीजेपी को 25 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। शिवसेना शिंदे गुट को 6 सीटें मिल सकती हैं और अजित पवार गुट को 4 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि शिवसेना उद्धव कैंप को 8 सीटें और एनसीपी शरद चंद्र पवार 3 सीटों पर जीत सकता है। कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आएंगी। अगर ओपिनियन पोल की ओवरऑल बात करें तो देश भर में एनडीए 378 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जिसमें बीजेपी के लिए 335 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान है। कांग्रेस केवल 37 सीटों पर सिमट सकती है और इंडिया अलायंस को कुल मिलाकर 98 सीटें आ सकती हैं। तो ये ओपिनियन पोल है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ओपिनियन पोल की जो ओपिनियंस हैं वो और पुख्ता होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ओपिनियन पोल आते हैं, हम देखते हैं कि विरोधी दलों के नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और इस चक्कर में रोज सेल्फ गोल कर रहे हैं। आज की बात आपको बताता हूं। आज एंटी मोदी मोर्चे के सहयोगी डीएमके के नेता ए राजा ने सेल्फ गोल किया। प्रभु राम के बारे में जहर उगला, यहां तक कह दिया कि बीजेपी के जय श्री राम पर वो थूकते हैं। ए राजा ने भारत को एक राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया। कहा, अगर बीजेपी भारत माता की जय का नारा लगाने को कहती है तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारत कोई देश नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, यह तो राज्यों का एक समूह है और हर राज्य अपने आप में एक राष्ट्र है। ए राजा ने कहा कि वो रामायण को नहीं मानते, रामचरितमानस को नहीं मानते, वो
कंबन की रामायण को मानते हैं, जिसमें राम ने एक दलित को भाई बनाया, एक बंदर को अपना भाई बनाया। ये राजा ने ये बातें किसी बंद कमरे में नहीं कही, भरी सभा में हजारों कार्यकर्ताओं के सामने माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कही। ये राजा ने कहा कि अगर बीजेपी एक ईश्वर का नाम लेकर उनकी पूजा करने की बात थोपेगी तो तमिलनाडु की जनता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। ये राजा ने कहा कि वो बीजेपी के जय श्री राम पर थूकेंगे। ये राजा ने भगवान राम के बारे में तमाम तरह की अनाप शनाप बातें कही, लंबी चौड़ी तकरीर की, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैं आपको ट्रांसलेट करके सुना देता हूं, क्योंकि ये राजा ने अपनी सारी बात तमिल में कही है। अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर, आपकी भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब ये कहेंगे कि हम सब राम के दुश्मन हैं। क्या विरोधी? मुझे तमिल वासगम सिखाया गया है। मैं भगवान राम या रामायण को नहीं मानता। जो कम रामायण में है वो आपको बता रहा हूं। वो सिर्फ 4 ही भाई थे। राम ने एक दलित को, एक वानर को अपना भाई बनाया। यही रामायण है जो मानव कल्याण की बात करती है। आपके जय श्री राम पर मैं थूकता हूं। ये राजा के बयान 3 मार्च का है, लेकिन इसका वीडियो आज सामने आया और इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। देश भर में लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने भी डीएमके के नेताओं से जवाब मांगा। ए राजा के बयान पर कांग्रेस से अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताना चाहिए कि क्या उनको ए राजा का बयान कबूल है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस के नेता मंदिर जाने का ढोंग करते हैं और जब उनके सहयोगी सनातन का अपमान करते हैं तो कांग्रेस की लीडरशिप खामोश हो जाती है। ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं। इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? आपको जानकर हैरानी होगी कि ए राजा ने सिर्फ भगवान राम का अपमान नहीं किया, सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व पर हमला नहीं किया, उन्होंने भारत देश की संप्रभुता पर, राष्ट्र की परिकल्पना पर भी सवाल उठाए। ए राजा ने इसी कार्यक्रम में कहा, बीजेपी भारत माता की जय का नारा लगाने को कहती है, पर वो कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत को राष्ट्र मानते ही नहीं है। इसके बाद इसी प्रोग्राम में ए राजा ने राष्ट्र की अपनी परिभाषा भी दे दी। कहा कि देश वो होता है जहां एक जैसी संस्कृति हो, एक जैसी परंपराएं हो, एक भाषा हो। इस लिहाज से भारत कोई देश नहीं है। भारत के जो राज्य हैं वो अपने आप में अलग देश हैं और भारत उन सब राष्ट्रों से मिलकर बना उपमहाद्वीप है। इसलिए अगर कोई जबरदस्ती भारत माता की जय का नारा लगाने का प्रेशर बनाता है तो तमिलनाडु की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। என்ன காரணம்? முதல் பாயிண்ட், இந்தியா ஒரு நாடு அல்ல। भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लें। भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक देश का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति, तभी एक राष्ट्र होता है। भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है।
कारण यहां तमिल एक राष्ट्र और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है, ओडिशा एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। तो भारत देश नहीं है, ये एक उपमहाद्वीप है। यहाँ बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। अगर आप तमिलनाडु आते हैं तो वहाँ की एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़ीसा में एक और संस्कृति है। जैसा कि आर.एस. भारती ने कहा, मणिपुर में वो कुत्ते का मांस खाते हैं। हाँ, ये सच है, वो लोग खाते हैं, वो एक अलग संस्कृति है, इसमें गलत नहीं है। ए राजा जैसे नेता गजब का दोहरा चरित्र रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर वो भारत को देश नहीं मानते तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़कर संसद में क्यों बैठते हैं? संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? केंद्र सरकार में मंत्री क्यों बने थे? ये वही ए राजा हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर थे, जिनका नाम 2G घोटाले में उजागर हुआ था। फिर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया था। वो जेल में रहे, 5 बार पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, केंद्र सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके हैं और कह रहे हैं कि वो भारत को राष्ट्र नहीं मानते। यानी जब मंत्री हो, सत्ता में हो, तो शासन करने के लिए भारत देश है, और जब विपक्ष में हो, सत्ता से बाहर हो, तो भारत को देश नहीं मानेंगे। ये रवैया हैरान करने वाला है, नाराज करने वाला है। इसीलिए आज रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या डीएमके ने संविधान नहीं पढ़ा? क्या ए राजा ने संविधान की झूठी शपथ ली थी और अब वो देश की एकता को खंड खंड करने की बातें कर रहे हैं? एक बड़ा संवैधानिक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं। संविधान की बहुत दुहाई देते हैं। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत को एक संवैधानिक एकता संविधान में दी गई है, और जितने भारत के स्टेट्स हैं उनका नाम उसमें है, जितने भारत की भाषा है उनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो यही तो विविधता में एकता का मूर्त रूप संविधान में है। क्या समझेंगे ये लोग, कितना समझेंगे? कांग्रेस ने आज अच्छा काम किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ए राजा की गलती के साथ खड़े नहीं हुए। कांग्रेस ने ए राजा का बयान खारिज करने में देर भी नहीं लगाई। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कांग्रेस भगवान राम को आदर्श मानती है, भगवान राम के प्रति आस्था रखती है, इसलिए कांग्रेस ए राजा के बयान की निंदा करती है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं को सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं उनकी बात से 100% असहमत हूं। मैं इस मंच से ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से निंदा करती हूं। मुझे लगता है राम हम सबके हैं, राम हम सब में हैं। मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमामे हिंद कहा गया वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से ऊपर है। राम क्या है? राम जीवन जीने का एक आदर्श है, राम मर्यादा है, राम नैतिकता है, राम प्रेम है, जिसकी बात हम करते हैं। मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूं। ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती हूं, पूरी तरह से निंदा करती हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को संयमित होकर बात करनी चाहिए। विवाद बढ़ा तो खुद ए राजा की पार्टी डीएमके ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया। डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस इलंगोवन ने कहा, अपने बयान पर ए राजा ही सफाई दे सकते हैं, पार्टी को इस बारे में कुछ नहीं कहना। I don't know what Raja spoke, but still, I think the Raja will reply to that. I am not the right person because I don't know what is in the mind of Raja. ए राजा ने आज भगवान राम को गाली दी, भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया, तो डीएमके ने कह दिया ये उनका निजी बयान है, वही जवाब देंगे। इससे पहले 3 जुलाई 2022 को ए राजा ने डीएमके चीफ एमके स्टालिन की मौजूदगी में अलग देश की मांग उठाई थी। उस वक्त भी स्टालिन ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें टोका नहीं, रोका नहीं, और बाद में डीएमके ने ए राजा के बयान को उनका निजी बयान बताकर इसी तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, इसलिए अब ए राजा के बयान से सिर्फ स्टालिन को नहीं, उनके सहयोगी दलों को भी परेशानी होगी, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। जहां तक ए राजा का बयान है तो इसमें 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहला ये,
अब यह तर्क नहीं चलेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि कल ही डीएमके के नेता, तमिलनाडु सरकार में मंत्री, चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। उदयनिधि ने हिंदुत्व को मलेरिया और डेंगू जैसा बताया था और इसे जड़ से खत्म करने की बात की थी। इसके बाद मुकदमे दर्ज हुए तो राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब माहौल को खराब करने की आजादी नहीं होता और नेताओं को, पब्लिक फिगर्स को इसका खास ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद भी डीएमके के नेताओं ने आज इस तरह के बेतुके बयान दिए। और दूसरी बात यह कि ए राजा हो या उदयनिधि, ये बिना सोचे समझे नहीं बोलते। ये जो बयान दे रहे हैं ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, सोचा समझा स्टेप है। हकीकत यह कि राम मंदिर निर्माण के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के मंदिरों में दर्शन करने गए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामेश्वरम गए, रघुनाथ स्वामी मंदिर में बैठकर कंबन रामायण का पाठ सुना, इसलिए अब डीएमके को लगने लगा है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपनी जमीन तैयार कर सकती है। वो तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डरने लगे हैं। इसीलिए डीएमके के नेताओं ने अब हिंदुत्व और भगवान राम के बारे में इस तरह की अपमानजनक बातें कहनी शुरू की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएमके के नेता ये काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद मोदी विरोधी मोर्चे के दूसरे दल भी परेशान हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता रामेंद्र सिन्हा रॉय ने भी राम मंदिर पर कटाक्ष किए। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक रामेंद्र सिन्हा ने पब्लिक मीटिंग में पूछा, मोदी ने किस हैसियत से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की? हिंदुओं में तो पूजा पाठ का काम ब्राह्मणों का है। मोदी को जनेऊ किसने पहनाया? वो कब से ब्राह्मण हो गए? हुगली में एक जनसभा में रामेंद्र सिन्हा ने कहा, मोदी ने हिंदुत्व को भी नष्ट भ्रष्ट कर डाला। हमारे हिंदुओं के घर में कौन पूजा करते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मणों के अलावा कौन पूजा करता है? मेरे दूसरी तरफ मुस्लिम लोग हैं। मैं अपने चाचा से पूछ रहा हूं कि आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब, वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसे इमाम होना ही चाहिए और हिंदू में ब्राह्मण होना चाहिए। यानी बिना इमाम के मस्जिद में प्रार्थना नहीं कर सकते और ब्राह्मण के बिना पूजा नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, हमारा राम मंदिर बना, हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य हुए। चारों शंकराचार्यों ने कहा कि पूरा मंदिर नहीं बनेगा तो यहाँ राम की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती, यहाँ प्राण स्थापित नहीं हो सकते। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। चारों शंकराचार्यों ने कहा कि वहां नहीं जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी गए। उन्होंने मूर्ति की स्थापना की और उसकी पूजा की। मैं पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कहां से ब्राह्मण है? यदि आप में से कोई बता सके कि ये जनेऊ किसने दिया, इसे कब मिला, तो देखिए कि हिंदू धर्म को कितना गंदा कर दिया गया। रामेंद्र सिन्हा तारकेश्वर सीट से टीएमसी के विधायक हैं। उन्होंने भगवान राम का नाम लेकर नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया। यह समझना मुश्किल नहीं है कि वो किसको खुश करना चाहते हैं। एक और आश्चर्य की बात यह हुई कि आज शत्रुघ्न सिन्हा ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि मोदी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अपने चुनावी फायदे के लिए की। शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर आसनसोल से संसदीय सीट के उम्मीदवार हैं। इसलिए एक चुनावी रैली में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मोदी ने उद्योगपतियों और फिल्म स्टार्स को बुलाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो कर ली, उसका प्रचार हुआ, लेकिन आधे अधूरे मंदिर के दर्शन के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। शुरू में लाखों लोग अयोध्या पहुंचे, लेकिन अब 1000-2000 भी नहीं पहुंच रहे। हालांकि मंदिर निर्माण में देखा होगा, किसान नहीं थे, गरीब नहीं थे, आम इंसान नहीं थे, बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग थे, इनको बुलाया गया था। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को बुलाया गया था, बड़े बड़े कलाकार लोगों को बुलाया गया था, स्टार लोगों को बुलाया गया था। आम आदमी को नहीं बुलाया गया। इतना प्रचार के बावजूद पहले दिन 5 लाख लोग पहुंचे वहां पे अपने प्रचार के बाद।
दूसरे तीसरे दिन 3 लाख संख्या बहुत कम हो गई। उसके 2-3 दिन बाद 2 लाख फिर आ गए और उसके 2-3 दिन बाद 5,000, 10,000, 20,000 और अभी तो 1,000-2,000 लोग जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि शंकराचार्य जहां नहीं पहुंचे, मंदिर पूरा नहीं है, उसमें आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा कर दिया आपने वहां पे। बगैर मंदिर जो जा रहे थे लोग, बगैर प्राण प्रतिष्ठान के, अरे प्राण प्रतिष्ठान हुआ होगा तभी तो मंदिर में लोग जा रहे थे, उसको इतना प्रचार किया गया मंदिर मंदिर। शत्रुघ्न सिन्हा जब तक बीजेपी में थे बड़े जोर शोर से जय श्री राम का नारा लगाते थे। वो कहते थे बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। वो शान से बताते कि वो 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। मजाक में कहते थे कि मैं लेट लतीफ हूं, देर से आया इसलिए शत्रुघ्न कहलाया, टाइम पर आता तो राम होता। मुंबई में जुहू में शत्रुघ्न सिन्हा का जो घर है उसका नाम उन्होंने रामायण रखा है। शत्रु जी के दोनों बेटों के नाम लव और कुश हैं। इसलिए यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को किसी ने यह नहीं बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में समाज के प्रतिष्ठित 1500 लोगों के अलावा 4,500 से ज्यादा साधु संतों और पुजारियों को आमंत्रित किया गया था। ये साधु संत देश भर के मठों और मंदिरों से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। ये सब साधारण लोग थे। आज भी 2 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। शत्रुघ्न सिन्हा को किसने कह दिया कि अब 2-4 हजार लोग जा रहे हैं। शनिवार और रविवार को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए। जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं वो आज की है। लाखों लोग हर रोज राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि राजनीति की मजबूरी हो, राम मंदिर पर अब बिहारी बाबू को वही बात कहनी पड़ रही है जो राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान हर रोज कहते हैं। हालांकि राहुल गांधी अपने आप को शिव भक्त दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। राहुल गांधी ने आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए, भक्ति के रंग में डूबे दिखाई दिए। कमलनाथ और जीतू पटवारी समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता राहुल के साथ थे। लेकिन एक मुश्किल ये हो गई कि तमाम कोशिशों के बाद भी राहुल आज महाकाल का जलाभिषेक नहीं कर पाए, क्योंकि शिव नवरात्र चल रहे हैं। इसकी वजह से महाकाल का श्रृंगार शुरू हो गया। इस दौरान किसी भी वीवीआईपी को गर्भगृह में एंट्री नहीं दी जाती, इसलिए राहुल गांधी को गर्भगृह के बाहर बैठना पड़ा। उन्होंने नंदी की मूर्ति के पास बैठकर महाकाल का श्रृंगार देखा। श्रृंगार समाप्त होने के बाद गर्भगृह में जाकर महाकाल के दर्शन किए। लेकिन महाकाल मंदिर में भी राहुल गांधी को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी पूजा करके जैसे ही नंदी हॉल से बाहर निकले तो राहुल को वहां देखते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ सेकंड तक तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हर हर महादेव का नारा लगाकर जवाब देने की कोशिश की। इंटरेस्टिंग बात यह कि उज्जैन से पहले शाजापुर में भी राहुल को मोदी मोदी के नारे सुनने पड़े। असल में जब राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शाजापुर से गुजर रही थी तो रास्ते में सड़क के किनारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल को काले झंडे दिखाए, मोदी मोदी के नारे लगाए। नारे सुनकर राहुल ने काफिला रोका और गाड़ी से उतरकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़े तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मोदी 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 बस बढ़िया सर।
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राहुल ने सोचा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच जाएंगे तो शायद वो खामोश रह जाएंगे, लेकिन जैसे राहुल के बीच पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने राहुल को आलू पकड़ा दिए। उसने कहा उन्हें आलू से सोना बनाने की टेक्निक पता है, इसलिए इन आलू को सोना बना दें। असल में एक तरह का मजाक बन गया है। राहुल गांधी जहां जाते हैं लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं या फिर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। राहुल अपनी यात्रा में ये जरूर बात है कि मंदिर मंदिर जा रहे हैं और अपने आप को भगवान शिव और प्रभु राम का भक्ति बताते हैं, पर तमिलनाडु में उनके पार्टनर डीएमके के नेता कह रहे हैं कि वो जय श्री राम पर थूकते हैं। इसके बारे में अभी तक राहुल ने कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, देश की एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेता कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इसके फॉरेंसिक सबूत सामने आ गए हैं, लेकिन राहुल इस पर भी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। असल में आज कर्नाटक की सरकार ने कंफर्म कर दिया कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा परिसर में नासिर हुसैन की जीत का जश्न मना रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि पहले कर्नाटक सरकार ने इस आरोप से इनकार किया था, लेकिन बाद में वीडियो को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा। अब फॉरेंसिक लैब ने भी यह कंफर्म कर दिया कि वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और यह वीडियो एडिटेड नहीं है, कोई साउंड ऊपर से सुपर इंपोज नहीं की गई है। इसके बाद कर्नाटक सरकार डिफेंसिव मोड पर आ गई। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मोहम्मद इल्ताज है। बाकी दोनों आरोपी मुनव्वर और मुदस्सिर मोहम्मद इल्ताज के साथी हैं। हालांकि कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने इस मामले को घुमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा एफएसएल की रिपोर्ट में नारे लगने की कॉन्फर्मेशन तो हुई है, लेकिन नारे किसने लगाए ये नहीं बताया गया है। इसलिए जांच का विषय है कि विधानसभा परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कौन थे, किस संगठन से जुड़े हैं, किसके सपोर्टर हैं, उन्हें किसने भेजा था। FSL has not said who has said that. Okay. They've just said that it has been confirmed. They have confirmed that there was a shouting like Pakistan Zindabad. Based on that, we have identified 3 persons who are very close and looking at the lip movement and so on. The police has confirmed that and arrested 3 people. अब होम मिनिस्टर को ये कौन समझाए कि एफएसएल ये थोड़ी बताएगी कि किसने नारे लगाए। एफएसएल बताएगी हाँ ये नारे लगे, सही लगे, आवाज एडिटेड नहीं है, सुपर इंपोज नहीं है, लेकिन किसने लगाए ये जांच पुलिस का काम है। अब चूंकि विधानसभा परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये बात कर्नाटक सरकार ने मान ली, इसलिए बीजेपी तुरंत हमलावर हो गई। आज जेपी नड्डा बेलगावी में थे। यहां नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप को बताना चाहिए कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को या पाकिस्तान को। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? क्या स्थिति आ गई? विधानसभा में नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद। कांग्रेस के मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, चुप्पी साधते हैं। यही कर्नाटक है ना जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का खड़गे साहब है। उनके बगल में बैठने वाला वो सांसद होगा ना जिसके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यही कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आए थे। यही आप राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं ना। जब आपका सांसद जीतता है और जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो? क्या आप पाकिस्तान की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए पार्टी चला रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं भारत में? असल पहली बार जब मैंने यह खबर सुनी कि बेंगलुरु में राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद
कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ था। मैं कांग्रेस के उन नेताओं की बात को सही मान रहा था जो कह रहे थे कि लोगों ने नारा लगाया था नासिर हुसैन जिंदाबाद, इसे गलत समझ लिया गया और गलत प्रचारित किया गया। उस समय मैंने सोचा आज के जमाने में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा। पाकिस्तान में आजकल जिस तरह की बदहाली है उसमें तो वहां के रहने वाले भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से पहले 2 बार सोचते हैं। लेकिन आज जब कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि वाकई में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे तो दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। भारत में रहकर, इस धरती का अन्न खाकर, इस मिट्टी का पानी पीकर जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं वो देशद्रोही हैं और शरारती भी हैं। ऐसे लोग माहौल खराब करते हैं, अपने समुदाय को बदनाम करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मोहब्बत की दुकान खोलने वालों को देखना चाहिए कि उनकी दुकान में देश के प्रति नफरत फैलाने वाले छुप कर बैठे हैं, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। विरोधी दलों के नेताओं ने आज क्या किया और क्या क्या कहा ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको बताता हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे विरोधी दलों के नेताओं पर हमला किया। नरेंद्र मोदी आज लगातार दूसरे दिन तेलंगाना में थे। प्रधानमंत्री सुबह सुबह सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर पहुंचे, वहां पूजा की। इसके बाद मोदी ने सांगारेड्डी जिले में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी विरोधी दलों की आंखों की किरकिरी बन गया है। विरोधी दलों के नेता पहले मोदी को गाली देते थे, अब उनके परिवार को भी गाली दे रहे हैं, क्योंकि विरोधी दलों का मंत्र फैमिली फर्स्ट और मोदी का मंत्र है नेशन फर्स्ट। कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं? आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उसको उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं? मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है। क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है।
इसके बाद नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी पार्टियों और खुद के बीच का अंतर समझाया। कहा कि कुछ लोगों ने देश का पैसा लूटकर अपनी तिजोरियां भरी, गिफ्ट्स के जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया, लेकिन उन्होंने उन उपहारों को भी नहीं रखा जो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर अलग अलग प्रोग्राम्स में मिले। उन गिफ्ट्स की नीलामी करके जो 150 करोड़ रुपए मिले, उस पैसे को गंगा मैया की सफाई में लगा दिया। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है, 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, सौगातें ली हैं, और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है, वो सारी गिफ्ट तोशाखाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है, और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। गुजरात में और दिल्ली में आकर अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। दोस्तों, अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता परिवारवाद के इशू को हर जगह उठा रहे हैं। बीजेपी की पब्लिक मीटिंग से लेकर सड़क चौराहों तक मैं हूं मोदी का परिवार के कैंपेन नजर आ रहा है। दिल्ली में इसे लेकर पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग लगाए गए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ जनता, और उसके नीचे लालू यादव और सोनिया गांधी जैसे नेताओं पर निशाना साधा गया है। इसलिए विरोधी दलों के नेता परेशान हैं। मोदी ने लालू के पर्सनल अटैक को जिस तरह से बड़ा मुद्दा बना दिया, उसका जवाब विरोधी दलों को सूझ नहीं रहा है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष भी आपको सुनवा देता हूं। आज कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन उनका असली परिवार क्या है ये सब जानते हैं। परिवार बड़ा प्रिय होता है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, उनके लोग, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बददिमाग बेलगाम प्रवक्ता, काफी सारी जनता जब यह कहती है मेरा परिवार, तो क्या मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार नहीं मानते हैं? मैं तो इस मंच से पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी जी मणिपुर को अपना परिवार नहीं मानते हैं? 9 महीने से जलते हुए छोड़ दिया है। क्या मोदी जी केरल, जिसको कभी कभी सोमालिया वो कह देते हैं, उसको अपना परिवार नहीं मानते हैं? वो आपका परिवार नहीं है, क्योंकि आपका असली परिवार अडानी से शुरू होकर अडानी से ही समाप्त होता है। और अगर थोड़ा और मौका मिल जाए तो उसमें नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल भाई जैसे लोग शामिल हैं। इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आप एक वृहद परिवार के मुखिया हैं। मुखिया आंखों पर पट्टी और मुंह पर दही जमा के बैठा रहता है, और आप परिवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।
चूंकि लालू यादव के बयान के बाद मोदी ने परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाया, इसलिए आज तेजस्वी यादव भी बोले। तेजस्वी ने कहा, कम से कम ये साबित हो गया कि लालू यादव की बात का असर होता है। तेजस्वी ने कहा कि मोदी विरोधी दलों के नेताओं के परिवार की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए में शामिल पार्टियों के परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलते। चलिए, अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बात का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह आप वो कहें, वो उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस देश के जो वो कह रहे हैं, उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या? पिटवाने का, मिलने का समय नहीं है किसानों से? क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कथनी अकड़नी में तो अंतर है। नरेंद्र मोदी के आज के भाषण से कंफर्म हो गया कि वो इस बार के चुनाव में मोदी की गारंटी के साथ साथ विरोधी दलों के नेताओं के परिवारवाद को बड़ा इशू बनाएंगे। कल मोदी बंगाल में होंगे तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अटैक करेंगे। फिर वो बिहार जाएंगे, बेतिया में रैली करेंगे तो लालू यादव के परिवारवाद पर बात करेंगे। 7 मार्च को मोदी जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की खानदानी राजनीति पर अटैक करेंगे। इसके बाद जब वो यूपी में होंगे तो अखिलेश यादव के परिवार का नाम गिनाएंगे। और जब 11 मार्च को दिल्ली और 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान में होंगे तो कांग्रेस के खानदानी इतिहास की याद दिलाएंगे। बस यही बात एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं को लगातार परेशान कर रही है, क्योंकि मोदी के इस प्रहार का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आज बंगाल में कई डेवलपमेंट हुए। पहला तो यह कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली ने आज रिजाइन करने के तुरंत बाद बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। दूसरा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला करने का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और शेख शाहजहां को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सीबीआई टीम के हवाले करने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार ने ईडी पर हुए हमले की जांच सीआईडी को सौंप दी थी। शेख शाहजहां को सीआईडी के कस्टडी में भेज दिया था। लेकिन आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मामले की सारी फाइलें शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दे। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली। लेकिन जब सीबीआई की टीम शेख शाहजहां और केस के दस्तावेज लेने बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंची तो राज्य की पुलिस ने शेख शाहजहां को सीबीआई को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने सीबीआई की टीम से कहा, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जब ईडी पर हमले के केस में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसी वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दे दिया और यह ऐलान कर दिया कि वो 7 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हाईकोर्ट से इस्तीफा देने के बाद रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गांगुली ने तृणमूल कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस करप्शन कर रही है और उसका भी उसी तरह सफाया हो जाएगा जिस तरह बंगाल से लेफ्ट का राज खत्म हुआ था। जस्टिस गांगुली ने कहा कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और वो भी बीजेपी में शामिल होकर इस जंग में अपना योगदान देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर करप्शन के खिलाफ लड़ाई में योगदान दूंगा। मुमकिन हुआ तो 7 तारीख को बीजेपी में शामिल हो सकता हूं। जहां तक सवाल है कि मैं किस सीट से चुनाव लड़ूंगा, तो ये फैसला बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के हाथों में है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बीजेपी की नीति के मुताबिक फैसला होगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है, कब लड़ना है, मुझे टिकट मिलेगा या नहीं। ये सारे फैसले पार्टी करेगी। सत्ताधारी दल के नेता लगातार मेरे खिलाफ बयान दे रहे थे, मुझे अपमानित कर रहे थे। आपको किसी जजमेंट से दिक्कत है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप जज पर निजी हमले नहीं कर सकते। लेकिन मेरे खिलाफ लंबे समय से बयानबाजी हो रही थी।
हालांकि जैसे ही जस्टिस अभिजीत बनर्जी ने सियासी बयानबाजी शुरू की तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने हाईकोर्ट से जस्टिस बनर्जी के सभी फैसलों को तुरंत रद्द करने की अपील की। कल्याण बनर्जी ने कहा, जस्टिस गांगुली ने एक सियासी पार्टी के नेता के तौर पर अपने बर्ताव से न्यायपालिका को शर्मसार किया है। हम काफी दिनों से कह रहे हैं कि अभिजीत गांगुली एक सियासी भेदभाव के साथ काम कर रहे थे और आज ये बात साबित हो गई। कैसे साबित हुई? वो इस तरह कि इस्तीफा देने के तुरंत बाद वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि उन्होंने राजनीतिक भावना से और राजनीति से प्रेरित होकर फैसले किए हैं। उन्होंने जितने फैसले या आदेश दिए हैं उनमें से 85% को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने एक भी ऐसा जजमेंट नहीं दिया जिसकी न्यायिक पहलू से चर्चा हुई है। उनमें जजमेंट देने की योग्यता ही नहीं थी। उनके विचार कलंकित हो गए थे। हमने पहले भी कहा है कि उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट की गरिमा को कलंकित किया है। जस्टिस अभिजीत गांगुली न पहले ऐसे जज हैं और न आखिरी जो रिटायर होने के बाद राजनीति में आए, लेकिन वो ऐसे पहले जज जरूर हैं जिन्होंने इस्तीफा देने से पहले राजनीति के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। ये न्यायपालिका की छवि के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जस्टिस गांगुली अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो सब ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को यह कहने का हक है कि जस्टिस अभिजीत बनर्जी के फैसले रद्द होने चाहिए। असली बात है कि चुनाव का वक्त है। जस्टिस गांगुली चुनाव लड़ना चाहते हैं, वक्त कम है, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में फैसला किया और बयानबाजी भी शुरू कर दी। लखनऊ में आज योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 4 नए मंत्री शामिल किए गए। नए मंत्रियों में से 2 बीजेपी के और 2 बीजेपी के सहयोगी दलों से हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अनिल कुमार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। इसके अलावा बीजेपी से दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा को भी मंत्री बनाया गया है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये पहला विस्तार है। ओम प्रकाश राजभर पिछले साल जुलाई से ही मंत्री बनाए जाने का इंतजार कर रहे थे। राजभर पिछड़ी जाति से आते हैं। यूपी की 12-13 सीटों पर राजभर वोटों की अच्छी खासी तादाद है। वहीं 2 साल पहले विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान को भी बीजेपी से वापसी के बाद मंत्री बनाए जाने का इंतजार था। हालांकि वो विधानसभा का बाई इलेक्शन हार गए थे, जिसके बाद नूनिया जाति से आने वाले दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने विधान परिषद का सदस्य बनाया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद उनके कोटे से भी एक मंत्री बनाया जाना था। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह तो काफी वक्त से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब चुनाव करीब है, इसलिए योगी ने आज उनका इंतजार खत्म कर दिया और मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।